हरभजन पाजी मेरे क्रश थे, मैं खुद मिलने चेन्नई पहुंच गया, वो चैंपियंस लीग चल रही थी। इनको मैं जानता हूँ पहले से, ये जो मैंने साइन किए हैं ये इन्हीं ने सिखाए थे मुझे। मौका लगा ईश्वर का तो मैं और ईशांत 7 पॉडकास्ट करेंगे, तो जब वो ईशांत बताएगा कि कितनी भविष्यवाणियाँ की इस सीरीज में क्या होगा, मैंने कहा ईशांत हो गई बस, विकेट मिलेंगे 10, और भाई उस मैच में ईशांत को मिल गए, मैच खत्म हुआ, ईशांत को मिले विकेट 10। उस मैन ऑफ द सीरीज़ के बाद ईशांत शर्मा का इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू आया, उन्होंने मेरे बारे में, और फिर पाजी तो बहुत ही खुश, फिर पाजी ने नीता अंबानी जी को की पार्टी में मुझे बुलाया, नीता जी ने बहुत ग्रेटिट्यूड दिया। लेकिन ये उसी मार्बल की तरह है, अगर मार्बल पे बार बार पोंछा लगेगा तो वो चमकता रहेगा। तो इससे गुड लक सिग्नेचर जिनका है, अगर उनको लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं 90% केस में उनका नाम इजीली रीडेबल है सिग्नेचर के अंदर। कौन से लेवल के बंदों को देखना स्टार्ट कर देना चाहिए कि यहाँ से आपकी लाइफ अब टर्निंग पॉइंट ले सकती है? बहुत ही जीनियस सवाल किया आपने भाई, $1 मिलियन क्वेश्चन बोलते इसको। नोट कर लेना, ये व्यक्ति जीवन भर एक्सीडेंटल सेफ्टी इसको रहेगी। अब इसी महेश कुमार ने मान लो सिग्नेचर ये बना दिया, महेश शर्मा बना दिया जी। और भाइयों मैं दावे से कहता हूं, और उसने अपना नाम टेढ़ा लिख के अंडरलाइन लगा दी। उस आदमी से तुम 40 साल में मिल लेना, वो 40 साल से पहले फाइनेंस में अगर किसी ने अपने सिग्नेचर में अपना नाम लिख के अगर ऐसे पेन घुमा दिया, रमेश जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। कैसे सर आप? धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपके सामने आगे अच्छा लग रहा है। राम बलराम सुना था और कहने लवकुश सुना था, आज मेरे पास वीरू और जय की तरह बैठे हुए आप लोग, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, पाम रीडर्स के साथ, काफ़ी सारे जो ऑकल्ट साइंस पे लोग हैं उनके साथ हमने काफ़ी सारे एपिसोड कर चुके हैं अभी तक। क्यों? बिल्कुल, बट आज का जो हमारा ये टॉपिक है, आज का जो हमारा एपिसोड है, इसके ऊपर हम जो चीज़ बात करने जा रहे हैं उसके लिए क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का तो हमें कहीं ना कहीं समझ आता है कि कैसे वो साइंस काम करती है। बट आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, यानी कि लोगों के सिग्नेचर के बेस पे जो आप उनके प्रिडिक्शंस देते हैं या उनकी लाइफ का एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में जो आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जैसे न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हमारी डेट, हमारा प्लेस, हमारी टाइमिंग्स, वो कहीं ना कहीं हमको कंट्रोल करती है, हमारी कुंडली हमको कंट्रोल करती है, और हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते, कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जिस डेट पे या जिस समय पे हम पैदा हो चुके हैं वो हम चेंज तो कर ही नहीं सकते। पर जो आपका वेदा है वो सर कहीं ना कहीं एक ऐसी यूनिकनेस लेकर के आया। जब मैंने आपको देखा पहली बार और मैंने आपको सुना, मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा यूनिक है, और ये वो पर्सन जो अभी बिल्कुल डाउन है वो अपने पे इम्प्रूव करके, अपने सिग्नेचर पे इम्प्रूव करके अपने आप को मतलब एक टॉप लेवल पे भी वो ले जा सकता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते सर, और ऑडियंस को भी वेट नहीं कराते थोड़ा, और मैं ये चाहूँगा कि ऑडियंस को आप थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि कैसे आपने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया, कहाँ से आपका ये जो आपको वेदा है उसकी नॉलेज मिली, और किस तरीके से आप अभी लोगों की इस नॉलेज के थ्रू हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों मैं बताऊं, अगर इसकी मैं रियल चीज़ मुझे समझ में आती तो एक दौर था मेरी ज़िंदगी में, 93 की बात है शायद, हम चेन्नई में थे और इंडिया टीम का कैंप लगा हुआ था। अच्छा। बेंगलोर में, और उस समय कपिल देव भगवान, मैं जिनको मैं भगवान बोलता हूँ, कपिल देव भगवान जी भी मेरे उस समय भगवान का दर्जा उनको दे रखा था मैंने, वो भी टीम में थे। तो मैंने उनको इतने दिल से कनेक्ट किया था कि मुझे हमेशा बचपन से कपिल देव को मैं देख लूँ, कपिल देव मुझे मिल जाए। तो चेन्नई में कैंप था, टीम को श्रीलंका जाना था, तो मेरा विजय यादव उस समय विकेट कीपर होते थे टीम इंडिया कैंप में, तो उनका रिश्तेदार बन के मैं, क्योंकि मेरा जो रियल नेम है वो रमेश यादव है। ओके। तो गुरुजी रमेश राय, तो इस विधा ने मेरा नाम बना दिया। तो मैं वहाँ पहुँच गया, तो कपिल देव जी से मैं मिलने लगा तो मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं रोने लग गया। तो बोले कि क्या बात है भाई, क्या बात है, कम ऑन इजी। मैंने कहा सर आप मेरे भगवान, और आपको मैंने देख लिया, मैं विश्वास नहीं कर रहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो कपिल देव जी ने कहा कि यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे से भी महान बन सकते हो। मैंने कहा सर मैं तो क्रिकेट ही नहीं खेलता, और मेरी तो उम्र 22 साल होगी, मैं कहाँ से बनूंगा।
देन कपिल देव ने कहा कि यार दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, किसी ऐसी चीज़ में तुम आगे निकल जाओगे कि हम तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे, दुनिया बहुत बड़ी है, क्रिकेट तो एक छोटा सा फील्ड है, दुनिया बहुत बड़ी है। सही बात है। तो कपिल देव बोल के चले गए और मतलब ऐसा लगा कि ना बच्चे को मोटिवेट करते हैं, बच्चे को रिलैक्स करते हैं ऐसा करके। तो दोस्तों इसी बात से मैं एक चीज़ आपको यहीं पे कनेक्ट करना चाहूँगा, जो आजकल मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन की बात चल रही है। कहते हैं कि पत्थर को पूजे तो भगवान। सही बात। तो मैं आपको बता दूं, कपिल देव पाजी को मैं भगवान ही मानता था और बहुत दिल से मानता था। और जब उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाएगा तो देखो मैंने उनको भगवान माना और मेरे भगवान ने क्या कहा कि हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें अब कनेक्ट होती। फिर टाइम आया 95 सितंबर अक्टूबर का, मेरे पापा जी हेडमास्टर दलीप सिंह साहब, मेरा कोई लफड़ा हो गया था हैदराबाद में, और उस लफड़े के सिलसिले में उसको सेटल करने के लिए मेरे कमांडर एयरफोर्स ने उनको वहाँ भेजा, बुलाया था कि अपने आपके पापा को बुलाओ। तो एक तो मेरा साथ लफड़ा हो गया। अच्छा। और मेरे पापा उस लफड़े के लिए गए तो मैं डरा हुआ था कि पापा बहुत ही कड़क थे कि भैया पहले ही सूतते थे बचपन में, अब यहाँ भी सूतेंगे आके। तो फिर पापा ने वहाँ कमांडर से मिलके लफड़े का सेटलमेंट तो हो गया। फिर पापा 4-5 दिन वहाँ रुके तो वो अदर ऑफिसर से मिले, अदर मेरे सीनियर से मिले, मेरे बैचमेट से मिले, मेरे साथ काम करने वालों से मिले, और वो ऐसे अलग तरीके से घूमते थे। तो हम टैंक बांध पे बैठे थे हैदराबाद में, जो ओस्मान सागर बोलते हैं, उसके बेंच पे। तो मेरे पापा जी ने कड़क हेडमास्टर दलीप सिंह, जो कि किसी ज़माने में जब हरियाणा पंजाब हिमाचल एक होता था, तो वो उस समय के साइकिल चैंपियन थे, और कैरो सिंह मुख्यमंत्री होते थे जिन्होंने उनको लाइव अवार्ड दिया था। अच्छा। तो बहुत ही ज़बरदस्त दबंग पर्सनैलिटी, बहुत ही नामी ग्रामी इंसान थे। तो उन्होंने कहा रमेश मुझे माफ़ कर दे। तो मैं आई वॉज शॉक्ड, कह रहे भाई, मैं कहा पापा मैंने तो लफड़ा किया, मेरे लफड़े के चलते तो आपको कमांडर ने बुलाया। बोला भाई कमांडर ने बुलाया, इसके चलते उनकी, मेरे पापा की पॉजिटिव सोच देखिए बेटा, मतलब अच्छा। अब समझिए पॉजिटिव सोच, बोला ऐसे इतनी पॉजिटिव सोच कोई कैसे रख सकता है। मैं तो खुद कई बार सोच के ना हतप्रद रह जाता हूँ कि मेरे लफड़े में गए और मुझे क्या कहना है, मुझे माफ़ करना यार, मैंने 4-5 दिन तेरे कमांडर और तेरे ऑफिसर्स और तेरे बैचमेट, तेरे सीनियर से मिलके जो तेरे बारे में जाना है ना, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यार तू तो बहुत विशेष व्यक्ति है दुनिया में, तू तो कुछ महान हस्ती बनने के लिए पैदा हुआ था, हम तो तुझे ढंग से पढ़ा नहीं पाए और तुझे गाइड ही नहीं कर पाए। अच्छा। तो मैंने कहा रियली? बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा। तो मेरे मुँह से एक साइमल्टेनियस सेंटेंस निकला था कि पापा अगर हेडमास्टर दलीप सिंह ने अटेस्ट कर दिया कि रमेश इज ए महान हस्ती, तो दुनिया भी मुझे महान हस्ती कहेगी। ये लाइन भी मैंने बोल दी और वो बात आगे बढ़ गई। ठीक है। अब देखो, एक तरफ कपिल देव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे भगवान ने, एक तरफ पापा जी ने दे दिया। तो फिर जब ये आशीर्वाद पक गया मेरे ऊपर, कहते ना गुरु और पापा, गुरु और बाप, और बाप भी वो जो मैं अपने पापा को अपना गुरु मानता हूँ। उन्होंने जो साइकिल रेस जीती थी, हरियाणा में रहते हुए पूरे पंजाब का चैंपियन बनना, तो स्टोरी साइकिल रेस में मेरे पापा की हाइट 5 फीट 7 इंच थी, तो कैसे उन्होंने 6 फीट के सरदार को रेस हराया था, उस कैसे तैयारी की थी, वो रेस की कहानी मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे बताते कि तो वो जो आशीर्वाद मिल चुका था, तो वो फिर मैं इलाहाबाद में मेरी पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे सिविल लाइन इलाहाबाद में एक जगह है, वहाँ पे एक शानदार पर्सनालिटी कुछ लोगों को एड्रेस कर रही थी। तो मुझे लगा वाह वाह क्या बात है, इनके नज़दीक जाना चाहिए। तो मैं उनके नज़दीक गया, मैंने कहा जी मुझे आपसे कनेक्ट होना है, आपसे ज्ञान लेना है। तो उनके घर गया, उनका नाम था माननीय A.K. चटर्जी सर। ओके। और उन्होंने मेरे को बुक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ाई नहीं, समझाई। अच्छा। बुक पढ़ना अलग बात है और बुक को समझना अलग बात है। बिल्कुल सही। और यहाँ पर भी मैं कहते ना ऑडियंस को, आपने जैसे मुझे बोला सर पॉडकास्ट में कुछ है ना, लोगों को लर्निंग मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो मैं टीचिंग ना बताऊंगा, मैं लर्निंग पे बात करूँ। दोस्तों, जिंदगी में किसी भी पद, कितना बड़ा विद्वान होने के लिए आप अगर 10 किताबें समझ लेते हैं तो 11वीं किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोगों को फैशन पड़ गया, मैंने 50 किताबें पढ़ डाली, 100 पढ़ डाली, 300 पढ़ डाली, कोई कहता मैंने 1000 पढ़ डाली। पर उसमें से सीखा क्या? भाई मैंने तो ज़िंदगी में सच बता रहा हूँ, खरीदी तो हो सकता है 30-40 होंगी, लेकिन मैंने 10 से ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी है। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग भी इस तरह मेरे गुरुजी ने मुझे समझाई कि मैं एज ए सोल्जर, मेरे गुरुजी ने इंश्योर कर दिया उस किताब की टीचिंग ने, गुरु A.K. चटर्जी के माध्यम से, कि मैं दुनिया में बड़ा विशेष चीज़ के लिए बनाऊँ,
आई एम स्पेशल, आई एम गोइंग टू लिव ए बिग लाइफ व्हेन आई गो आउट ऑफ एयरफोर्स। मेरी लाइफ बहुत बड़ी होगी। तो मैं दोस्तों के बीच में बातें करता था, मैं फ़ॉरेन ट्रैवल करूँगा, मैं फ़्लाइटों में ऐसे घूमूंगा, फ़्लाइट मेरे लिए ट्रेन की तरह हो जाएगी, मैं 5 स्टार होटलों में रुकूंगा। तो लोग सोचते अच्छे है ना, शेख चिल्ली के सपने सुनने, तो भाई रमेश से बात करो, रमेश से बात कर लो। तो वो थीम जुड़ता गया और उस AK चटर्जी सर के माध्यम से और लोगों से मिलना हुआ। फिर मेरी पोस्टिंग बदल गई। तो आदत होगी गुरु ढूंढने की, आदत होगी माइंड को मेंटर ढूंढने की। तो उस समय यूट्यूब तो होती नहीं थी। तो फिर मेरी लाइफ में मेंटर आए, रामचंद्रा जी बड़ौदा से हैं, मेरी लाइफ में मेंटर आए विनय कुमार पंडित जी जो मुंबई से हैं। तो ऐसे मेंटरों के साथ रह के एक चीज़ निश्चित हो चुकी थी अंदर अंदर कि यार कुछ बड़ा करना। और उसी मेंटर की तलाश में मेरी लाइफ में मेंटर आए आलोक अग्रवाल जी जो नोएडा से हैं। उनके माध्यम से आजकल आपने इंडिया में सुना होगा सक्सेस ज्ञान, तो उस समय एक प्लेटफॉर्म होता था सक्सेस रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर। ओके। तो उनकी एक वेबसाइट थी skyquizcom.com। उस समय यूट्यूब नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े लीडर्स के सेमिनार यूट्यूब में डाल दिए और 8,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन था कि 8,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले लो तो आपको ये सेमिनार एक पासवर्ड डाल के सुनने को मिलेंगे। ओके, अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ देख। उस वक्त तो इंडिया में सेमिनार ही नहीं होते थे, आजकल होते हैं। उस वक्त तो वो आलोक अग्रवाल जी के माध्यम से उस स्काईक्विज़कॉम में रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब वो हम उस समय घर में लैपटॉप भी नहीं था। तो एयरफोर्स की ड्यूटी करता मैं, फिर मेरी पोस्टिंग फिर हैदराबाद होगी। तो एयरफोर्स की ड्यूटी करता 2006-07 की बात है। और फिर हम 40 किलोमीटर दूर रिलायंस वेब वर्ल्ड पड़ता था। तो रिलायंस वेब वर्ल्ड में आते वहाँ बड़ी सी चेयर होती थी, हेडफोन होते थे और हम उसको सुनते, अलग अलग टॉपिक को सुनते। तो फिर हमें बोला कि आप सब्सक्रिप्शन बेच भी सकते हो, सब्सक्रिप्शन बेचोगे तो आपको 1,500 रुपये कुछ मिलेंगे। अच्छा, उसी सेमिनार के? हाँ, वो साइट के। तो सब्सक्रिप्शन बेचने की दिशा में जब हम किसी को भी उसके बारे में बताने जाते तो उसको 2-3 सेमिनार सुनाते। अच्छा, तो हो क्या गया, जब 2-3 सेमिनार जिसको सुनाएंगे तो हम भी सुनेंगे। सही बात है। तो हमारी जो मेंटल मसल थी मेरी और पावरफुल होगी। और वहाँ पर एक सेमिनार था जो चाहो वो पाओ, सीक्रेट बुक की जो कहानी है वो सेमिनार वहाँ पे था। जिसको आज मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन बोलते हैं, वो चीज़ हमारे पास 2005-06 में आई। तो हमें बड़ी अजीब सी लगी, यार ऐसे कैसे हो सकता है। भाई आप मेहनत करके इतनी किताबें पढ़ के, मैं साइकोलॉजिस्ट, मुझे लोग साइकोलॉजिस्ट बोलने लग गए थे, मुझे लोग मोटिवेटर बोलने लग गए थे, मुझे लोग माइंड कोच बोलने लग गए थे। इवन मेरे ऑफिसर्स, मेरे सीनियर ऑफिसर्स मुझसे क्लासमेट की तरह बात करते थे और मेरी काउंसलिंग सुनते थे। एज ए सार्जेंट मेरे विंग कमांडर, मेरे स्क्वाड्रन लीडर मेरी काउंसलिंग सुनते थे, मेरी डायरेक्शन मानते थे। और मेरे कमांडिंग अफसर विंग कमांडर PM सिन्हा साहब जो आजकल एयर मार्शल हैं एयरफोर्स में और दिल्ली में वेस्ट एयर कमांड के चीफ हैं, वो उन्होंने तो मेरे अंदर, कहते हैं वो तो इतने बड़े जोरी हैं कि मेरे अंदर उन्होंने एक ऐसा लीडर देख लिया था कि वो ऑफिसर्स को भेजते थे कि जाके RK यादव से कुछ सीखो भाई। मतलब आई वॉज गिवन सच ए ऑनर आउट ऑफ रैंक बिकॉज ऑफ दिस विजडम। और विजडम को समझने के लिए विंग कमांडर PM सिन्हा उस समय थे, आज वो एयर मार्शल PM सिन्हा है, WAC एयरफोर्स के अध्यक्ष है, मतलब प्रेसिडेंट हैं। अगर आर्मी की भाषा में बात करूं तो मेजर जनरल है वो। जब ये चीज़ पता लगी तो मैंने कहा चाहे क्या। तो मन में आया चलो यार पैसा, सोचते पैसा होना चाहिए करोड़ों रुपए। तो उस समय हमारे गुड़गांव की ज़मीनें बिक रही थी और मैं यादव कम्युनिटी से हूँ। तो यादवों के पास तो पैसे इतने थे, वो कहते कट्टे में भर के ना वो भैंस के चारे में छुपा रहे थे उस समय। पैसा मैनेज करना ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने कहा पॉलिटिकल पोस्ट सोचेगा। फिर मैंने कहा नहीं, पॉलिटिकल पोस्ट में नहीं। तो 6 महीना तो ये नहीं पता लगा क्या चीज़ सोचे, किसको मेडिटेट करे। फिर अचानक शायद भगवान ने कृपा कर दी और गुरुओं की कृपा रही। भगवान ने मुझे बताया कि तुम मेडिटेशन में, मतलब मेरे को समझ में आ गया ऐसी चीज़ मांगे, विजडम मांगते हैं। क्योंकि मुझे एक आदत मेरे अंदर थी कि जब मैं ये चाहूँ कि जिस भी बड़े व्यक्ति के पास मैं जाऊँ, चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्टार हो, चाहे बिजनेसमैन स्टार हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का मालिक हो, वॉट एवर ही इज़, इफ़ ही इज़ बिग इन सोसाइटी, अगर मैं जाऊँ तो ही शुड स्टैंड अप एंड वेलकम मी। ये मेरे दिल में एक पिक्चर बन गई थी। तो ये पिक्चर मैंने कहा ये कब पूरी हो सकती है। तो जवाब आई, ये तो तब पूरी हो सकती है कोई विजडम तेरे पास आ जाए। तो मैंने उसी वक्त उस जो चाहो पाओ में एक विजडम का सेंटेंस बनाया कि मुझे ऐसी विजडम ब्लेस करो हे प्रभु जिसमें मैं किसी को भी उसकी मंजिल तक पहुंचा दूं और लाल बत्ती वाले मुझे देखते ही खड़े हो जाए। और मैं ये विजडम का जो मेडिटेट करने का टाइम होता है, मतलब 2 से 4 बजे तक का, ये टाइम पे मैं इसकी मेडिटेशन, रात के या सुबह? रात के। ओके।
रात के 3 बजे से लेके 4:30 बजे का जो टाइम होता है, इस टाइम में मैं इस सेंटेंस को मेडिटेट करता था कि ब्लेस मी दिस विजडम, ब्लेस मी दिस विजडम, ब्लेस मी दिस विजडम, और इसी सेंटेंस के पीछे पड़ गया था। और मैंने कहा विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु का तगमा मिले और ये काम उसमें हो। तो ऐसे ही 2-1 साल हुए थे, ऐसा लग रहा था कि 2010 में एयरफोर्स की VRS है, 2007-8 आ गई थी, ऐसा लगा हाथ खाली के क्या होगा भाई। अच्छा। तो मैं अपने दोस्तों को बताता था तो बोलते थे कि यार मैं कहता था मैं टीवी में आऊँगा, मैं मीडिया में आऊँगा, तो लोग कहते हैं हाँ जरूर आएगा। उस समय सनसनी बहुत नया चला था, बोला सनसनी में आएगा 5-6 खून करके, कोई कुछ भी बोलता था। बट मैं कहता था मैं क्रिकेटरों का गुरु बनूंगा, मैं एक दिन मेंटर बनूंगा, मैं फिल्मों में आऊँगा, मैं बॉलीवुड गुरु कहलाऊँगा। एंड मैं मतलब आई यूज्ड टू टॉक, जो मेरे दिल में थे ना कॉलेज टाइम को, सारी बातें मैं बोलता था जी। तो अचानक मैं एक दिन सुबह उठा, मुझे लगा कि मुझे सिग्नेचर का ज्ञान आ गया। तो मैंने अचानक से? हाँ, मैंने ऑफिस में जाके कहा यार मैं सिग्नेचर देख के ज़िंदगी बता सकता हूँ। तो मेरे दोस्तों ने कहा तुम कौन से भाई एयर मार्शल हो, तुम भी तो एयरफोर्स के सार्जेंट हो, तुम पहले अपना सिग्नेचर बदल के कुछ चमत्कार दिखाओ तो माने। सही बात। मैंने कहा बात सही कह रहा हूँ। तो मैंने अपना सिग्नेचर बदला उसी वक्त। और कहते ना कि देखो एक चमत्कार जो सिविल सोसाइटी होती है वो तो चमत्कार वो मानती जो पूरी दुनिया को दिखाई दे, बट जो आपके साथ रहने वाले होते हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, उनको पता है कि ऑफिस में किस किस तरह की दिक्कत होती है और कौन व्यक्ति वहाँ गुड लक की लाइफ जी रहा है ऑफिस में काम करते हुए और कौन व्यक्ति टफ लक की लाइफ जी रहा है। बिल्कुल सही। तो वहाँ कई ऐसे हादसे हुए एयरफोर्स में रहते रहते सिग्नेचर बदलते ही, जब लोगों ने कहा यार तू तो सुपर गुड लक है, तू तो सुपर गुड लक है। और मैं हादसे में एक लाइन बताऊंगा दोस्तों कि इतनी ज़बरदस्त एक स्टोरी बताता हूँ एयरफोर्स की, कि एयरफोर्स में जब नाइट ड्यूटी होती है तो एक दिन का ऑफ मिलता अगले दिन। तो 31 दिसंबर का मुझे कमांडर बना दिया गया और मेरे नीचे 30 गार्ड थे एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में जिनको ड्यूटी करनी थी। 31 दिसंबर को जो गार्ड ड्यूटी पे आता है वो मतलब ये कह अनलिमिटेड अब्यूजमेंट मन में अपने उस बंदे की बारे में बोलता है जिसने उसकी ड्यूटी लगाई है। अच्छा। और वो अगले जनवरी के महीने भी, क्योंकि मैंने 19 साल नौकरी कर ली थी मुझे, और अगले जनवरी के महीने तक 1-2 महीने तक उसके दिमाग में ही रहते कि 31 दिसंबर को वाई आई वॉज ऑन ड्यूटी इन नाइट, क्योंकि 31 दिसंबर एयरफोर्स की ना बॉलीवुड नाइट की तरह रहती है। अच्छा। हमें बॉलीवुड मतलब हम किसी बॉलीवुड से कम नहीं, एयरफोर्स इज ना फ्लाइंग हाई। तो हमारा जो 31 हम लोग जो सेलिब्रेट करते थे दैट वाज मतलब ये लगा लो कि हम अपने आप में बॉलीवुड के बाप थे। जिस तरह हमारे टाइम में जो सेलिब्रेट हुआ करता, मैं एयरमैन की बात कर रहा हूँ, ऑफिसर मैच में क्या सेलिब्रेशन होता था वो बताएंगे, बट इवन हमारे एयरमैन सोल्जर में जो सेलिब्रेशन होता था वो भी बहुत माशाल्लाह होता था। ओके। तो अगले दिन जब मैं कमांडर से मेरी मीटिंग हुई तो कमांडर ने कहा ऑल वेल, तुम्हारे गार्ड ने बहुत अच्छा किया और स्टेशन इज़ वेरी सेफ और ठीक है भाई, वेल डन। मैंने कहा सर आई हैव वन रिक्वेस्ट। बोलो क्या? मैंने कहा सर मेरे गार्ड सारे उदास हैं एंड आज तो अभी 10 बज चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दूं हमारे मनाने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा। जब 1 जनवरी को हमारे शायद एयरफोर्स ऐसा डे है जो गवर्नमेंट जॉब होते भी हमारे कई स्टेशनों में कमांडर लोग वर्किंग डे सुबह 10 बजे शुरू करते हैं 10 जनवरी को 1 जनवरी को। तो मतलब रात को खाओ पियो धमाल करो, भारत माता की जय बोलो, खूब नाचो कूदो और अगले दिन 10 बजे तक ड्यूटी पहुंचो, जबकि हमारी ड्यूटी टाइम होता है 7:15 बजे। तो जो हमारा जो गार्ड था वो 10 बजे रिलीव हो रहा था, तो मैं बोला सर अब तो 10 बज गए और इनके तो पहुंचेंगे तो 11 बज जाएंगे, तो इनका तो आज का दिन ऑफ। तो बोला क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा सर इनका 2 दिन का छुट्टी दे दो, इनको 2 तारीख की छुट्टी दे दो। तो उस समय कमांडर होते थे एयर वाइस मार्शल मैथ्यू साहब। अच्छा। और उनके बारे में कहा जाता था वो बहुत कड़क कमांडर हैं और उनके सामने मतलब बहुत ही कड़क, जिसको कहते हैं ना कि बहुत अपने आप में उनके सामने कोई एप्लीकेशन रखना बोले तो बड़ी उनके वो किसी को बुला लेते केबिन में, तो आदमी ना ऐसे तैयारी करता था जैसे ना मतलब शायद पीएम मोदी किसी को बुला ले तो कोई नहीं घबराएगा, बट एवीएम मैथ्यू अगर किसी को बुला लेते तो लोग घबराते थे बहुत भयंकर रूप से। तो मैंने वो प्रपोजल रखा, तो दोस्तों चमत्कार की बात ही कमांडर साहब ने प्रपोजल मान लिया। तो लक ये है कि एयरफोर्स के अंदर ये जो पॉडकास्ट इसको डिफेंस के लोग तो बहुत रिलेट करेंगे, आज एक सर्विसमैन भी बहुत है, सर्विसमैन भी बहुत है कि 1 दिन की गार्ड ड्यूटी के बदले अगर 2 दिन ऑफ मिला है तो एक ही बार मिला है पूरी जिंदगी में, जब गुड लक सिग्नेचर के चलते सार्जेंट रमेश यादव ने ये प्रपोजल रखा तो मेरे कमांडर एवी मैथ्यू साहब ने इसको रिकमेंड कर दिया। और जैसे ही मैंने गार्डों को आके बताया कि भाई तुम्हारा कल 2 दिन का ऑफ है, तो देवर जंपिंग लाइक मतलब आप सोच नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एयरफोर्स की जो हमारे टाइम में जो हम रहते थे तो ये ना
31 जनवरी का सेलिब्रेशन वाज समथिंग ना, एक ना मतलब इट वाज बिगेस्ट फेस्टिवल फॉर अस। बिल्कुल बॉलीवुड की तरह। तो मतलब उनको मिलकर छुट्टी की, वी विल सेलिब्रेट ऑन 1 जनवरी, और 2 जनवरी को फुल सोएंगे क्योंकि उनको छुट्टी, उनको ड्यूटी आना 3 जनवरी को। बिल्कुल सही। और फिर मैं 2010 में वीआरएस लेके बाहर आता हूँ। फिर मैं, जैसा कि मीडिया में देख सकते हो, मैं क्रिकेटरों का मेंटर बनता हूँ, फिर मैं ऐड में आता हूँ, फिर मैं एकता कपूर के सीरियल में आता हूँ, फिर लाइफ जर्नी ऐसे मूव ऑन होती चलेगी। तो दिस सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहूँ, ये जो ज्ञान है ये सिंस स्टार्ट विद, कहते हैं ना कि अगर मुझे इग्निशन की बात कहूँ तो इग्नाइट कपिल देव पाजी ने किया, फिर मेरे पापा जी ने इसको अटेस्ट किया, मेरे गुरु दलीप सिंह जी ने, फिर AK चटर्जी गुरु मेरे जीवन में आए जिन्होंने मुझे इसके लिए मेरे माइंड को बहुत मजबूत किया, और फिर सो ऑन कॉल मेंटर। और फिर मैं ये कह लीजिए कि बस फिर क्या बताऊँ, फिर मतलब हरभजन पाजी के माध्यम से मुझे नीता अंबानी से ग्रेटिट्यूड मिल गया। आप बताओ, एक फौजी जो 2010 में सार्जेंट की जॉब कर रहा था और उसको 2011 अक्टूबर में नीता जी के थैंक यू रमेश जी वेरी मच, और उनको IPL उनकी पहली ट्रॉफी मिली थी उस दौरान, और वो भी सीन बहुत इंटरेस्टिंग था, कैसे ट्रॉफी मिली, कैसे मेरी एसोसिएशन थी। तो मतलब कहने का मतलब है, जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, इट इज़ नॉट ए वन डे स्टोरी जी, इट हैज़ बिन कहने फ्रेम्ड बाय गॉड। और चलते चलते बस मैं अपना काम करते चला गया, और एयरफोर्स ऑर्गेनाइजेशन को मैं एयरफोर्स माता कहता हूँ। आपको जानकारी के लिए बता दूँ, और सारे एक्सर्विस मैन रिलेट करेंगे, ख़ास तौर पे हमारे एयरमैन पक्का रिलेट करेंगे। दोस्तों, एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद जिस व्यक्ति ने एयरफोर्स में एज ए एयरमैन, जिसने सोचा मैं बैंक में जॉब करूंगा, जिसने सोचा मैं टीचर बनूंगा, जिसने सोचा मैं वकील बनूंगा, जिसने सोचा मैं MLA बनूंगा, जिसने सोचा मैं MP बनूंगा, जिसने सोचा मैं गुरु बनूंगा, आपके सामने बैठा है। मतलब जिसने जो सोचा और उसकी जितनी भी पढ़ाई कर सकता था किया, एयरफोर्स माता सबको बोलती तथास्तु। सबके सबको वो चीज़ मिली जो मिलती है। तो जब मैंने ये चीज़ एयरफोर्स में रहते रहते ही जब इसको सर्वे कर लिया था कि बाहर जाने के बाद हर व्यक्ति को वो मिल रहा है जो वो यहाँ से ऑन ड्यूटी जो डिमांड करता है उसकी तैयारी करता है, तो मैंने कहा क्यों ना फिर बड़ी चीज़ मांगूं। तब मैंने कहा माता बना दे विश्व गुरु। आज 50 से ज़्यादा देशों में मेरे शिष्य हैं, ऑनलाइन, कभी अमेरिका से कॉल आ रही, कभी दुबई से, कभी सिंगापुर से, फ्री ट्रैवल, फ्री वीज़ा। अब क्या बताएं भाई, मौज ही मौज है। बिल्कुल, बहुत सही सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था सुनने में। मैं तो चाह रहा था थोड़ी देर आप और बोलिए, और भी थोड़ा सा। अभी तो 2010 तक की बात हुई है, अभी इस पॉडकास्ट में हम आगे चलेंगे। पर उससे पहले सर, जैसे हमने सिग्नेचर की बात करी, आपने बताया कि सबसे पहले आपने अपने ऊपर ही उसको इस्तेमाल किया, उसको देखा, और उसके आपने पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देखा उसके अंदर। तो अब इसमें सर, जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसे लोग भी आपको इस जर्नी के साथ मिले। मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे आपके, जिसमें आप ईशान शर्मा के साथ भी वहाँ पे कनेक्टेड हुए, और हरभजन सिंह ने भी आपको लाइव इवेंट पे, स्टेज पे, मतलब कि लोगों के सामने बिल्कुल माइक मंगवा, उन्होंने, मैं वीडियो देख रहा था, वो माइक मंगा रहे थे कि भाई वो माइक देना, मेरे को कुछ बोलना है सर के बारे में, और उन्होंने वहाँ पे लोगों के सामने बोला। तो वो एक्सपीरियंस क्या थे सर? देखिए, अभी आपकी लाइफ की स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप और शेयर कीजिए। देन फिर हम लोगों को ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, फिर उनको सिग्नेचर हम बताएंगे कि कैसे वो सिग्नेचर के थ्रू अपनी मनी जो है, पैसा जैसे वो कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, कैसे होल्ड कर सकते हैं पैसे को, कैसे अपनी हेल्थ बेटर कर सकते हैं, कैसे करियर बेटर कर सकते हैं, उन चीज़ों पे भी लेके चलेंगे। पर पहले मैं चाहूँगा सर, वो वाली जर्नी आप एक बार अपनी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपने ड्रीम पैटर्न में बताया था, जब मैंने गुड लक सिंह से मना, मेरे दोस्त बोलते थे तू जाके बाहर क्या करेगा। तो क्रिकेटर मेरे कस थे, मैं क्रिकेट बहुत देखता था, और मेरे को बहुत मतलब, जैसे मैं ना जब सोचो, मैं कपिल देव जी को भगवान मानता था, और सचिन जब पीक पे था 90 में, जस्ट सचिन का जन्म हो ही रहा था, नाम चमका ही था, तभी मेरे घर में बड़े भाई के घर बेटा पैदा हुआ, तो मैंने उसका ब्लाइंडली नाम ऑर्डर दे दिया, एयरफोर्स में था मैं, कि इनका नाम सचिन रखो, तो सचिन ही नाम रख दिया उसका। अच्छा, ओके। तो क्रिकेट मेरे को ऐसा लगा कि यार ये जो फील्ड है ना, इसमें मैं नहीं खेल पाया, लेकिन इन लोगों के साथ मेरी लाइफ को मैं कनेक्शन देखना चाहता था। मैंने कहा इनका मेंटर बनूंगा मैं, ये मेरा एक सपना था। तो मैं एयरफोर्स से वीआरएस लेके हैदराबाद बैठा हुआ था, वही ऑफिस बना लिया था, और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा, तो मेरे दोस्त वहीं बोलते थे एयरफोर्स में, ना तो क्रिकेट खेलता है, ना तेरे घर में कोई रणजी प्लेयर है, ना कोई तेरा जुगाड़ है BCCI में, तो कैसे बनेगा इनका मेंटर। मैंने कहा अगर सिग्नेचर गुड लक है तो मुझे बनाएगा, क्योंकि मैंने क्रिकेट इतना देखा कि मैं क्रिकेट के बारे में मतलब इतनी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बन गया था। मैं कई बार बोलता था ये खिलाड़ी इस वक्त ये करेगा, तो वो खिलाड़ी वही करता था। ओके।
मतलब मेरा, और उसमें कुछ मेरे को अंदर जो प्रभु की ज्योतिष आशीर्वाद है वो भी था, वो मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा, तो ऐसे ही मैं जब 2011 फरवरी की बात है, आलोक अग्रवाल जी जो मेरे लाइफ में एक मेंटर के रूप में आए, और सबसे ज़्यादा 5 स्टार होटल में पहली बार खाना पीना मुझे आलोक अग्रवाल जी ही लेके गए। उनके साथ ही मैंने 2-4 5 स्टार होटल देखे, क्योंकि हमारे फौजियों का उस समय 5 स्टार होटल और फ्लाइट से कोई मतलब नहीं था हमारी ज़िंदगी का। आज की ज़िंदगी अलग है। 2010 में से पहले कोई अगर फौजी कहे कि मैं 5 स्टार होटल में खाना खाया तो मेरे हिसाब से कोई लाखों में 1-2 मिलेंगे। तो मैं भी ऐसा ही था। तो आलोक अग्रवाल जी से आए हुए थे हैदराबाद, तो मैं उनसे मिलने चला गया, और वो एक 5 स्टार, वो अक्सर 5 स्टार होटलों में रुकते थे, तो मैं मिलने चला गया, तो वहाँ क्रिकेटर रुके हुए थे। अच्छा, ओके। और आलोक अग्रवाल जी का भी एक ब्लेसिंग रहता था कि रमेश यू विल बिकम बिग, यू विल बिकम बिग, यू विल बिकम, मुझे बोलते थे, तो गुरु का ब्लेसिंग था और उनसे मिलने गया। तो वहाँ जैसे मैंने ईशांत को देखा, तो मैंने सभी क्रिकेटर के ऑटोग्राफ क्या कर रखे थे नेट से निकाल के, और फिर मैंने इनकी स्टोरी बना रखी थी, तुम्हारा सिग्नेचर ये कहता है, ये अड़चन है, सबका मैंने कहा जो मिलेगा मैं फट से कहते हैं फट से बोल्ड मारूंगा या फट से छक्का मारूंगा। तो बस किस्मत अच्छी थी कि मैंने जब ईशांत को अप्रोच किया, नॉर्मली क्रिकेटर जब आप फ़ोन करोगे लॉबी से रूम में नहीं बुलाते हैं, वो दिन का प्रभु का चमत्कार था कि मैंने ईशांत को फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई हैव सब्जेक्ट टू ऑफर यू। इसने कहा सर फलां फलां रूम में आ जाओ। मैं रूम में गया, मैंने चर्चा की, तो उन्होंने कहा सर ये क्या ले आए आप, ऐसा भी होता है क्या, सिग्नेचर लिखने से स्टार बदलते हैं, मतलब गुड लक आता है, लाइफ चमकती है, ये तो मतलब कहीं सुनी नहीं। अब उस वक्त ना मेरे पास विजिटिंग कार्ड था, ना मेरे पास यूट्यूब चैनल था, ना मेरा कोई टेस्टिमोनी था। मैंने कहा भाई अभी शांत ऐसा को तुम जिम करते हो, तुम इतनी हार्ड ट्रेनिंग करते हो, सब कुछ करते हो, तुम अभी हैदराबाद की IPL आने वाली है, ठीक है, अभी KKR तुम IPL में अच्छे रेट में गए थे 2007 में, 2010 में KKR ने तुम्हें परचेज नहीं किया, हैदराबाद में तुम्हें लो रेट में खरीदा है, और KKR ने तुम्हें मतलब उतने मतलब IPL में तुम्हारा ग्लैमर डाउन ही हो रहा है, और टीम इंडिया में भी अभी तुम्हें चोट चाट लग गई, और तुम ऑलमोस्ट बाहर बैठे, वर्ल्ड कप टीम है उसमें भी नहीं खेल रहे। तो भाई 2 नोटबुक है, इसमें एक ये सिग्नेचर मैं बनाता हूँ, सिर्फ नोटबुक पे लिख ले, आपको ना बैंक डॉक्यूमेंट बदलना है, नोटबुक लिख ले। अगर आगे 2 महीने बाद IPL है, अगर IPL में तुम्हें लगे कि सर कुछ ग्लैमर आ गया, मज़ा आ गया, तब तो आगे चलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, सोच लेना भाई 2 नोटबुक। तो मेरा किस्मत अच्छा था कि, और दोस्तों बता दो, ईशान ने बोला सर आपकी डोनेशन फीस कितनी होगी। दोस्तों मैं बता दूं, जो भी मेरे मुंह से निकला, ईशांत ने 1 रुपये की बार्गेनिंग नहीं की। अच्छा, नोट ए सिंगल रुपये। जब उन्होंने कमिट किया तो सिंगल रुपये की बार, जो मैंने बोला उन्होंने फट वो पैसा मेरे हाथ में थमा दिया, और उसने 2 नोटबुक सिग्नेचर भर लिए, और ईशांत आया IPL में। IPL में आया तो ईशांत चमका चमका चमका, ऐसा चमका उस IPL में एक बार ईशांत मैन ऑफ द मैच बना था, पता नहीं उसको 4 या 5 विकेट भी मिल गए थे कोची में। अच्छा, और उसके बाद टीम इंडिया में एंट्री, और उसके बाद टीम इंडिया में एंट्री, और फिर टीम इंडिया में जाके टीम इंडिया खेलने गई थी वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच। तो उससे फिर हमने और चीज़ें बता के, तब तक तो ईशांत के काफ़ी नोटबुक भर चुका था, काफ़ी चीज़ें हमारी अक्सर फ़ोन पे बात होती थी उन दिनों। अच्छा। और इतना मैं बता दूं, ईशांत को कभी मौका लगा ईश्वर का, तो मैं और ईशांत 7 पॉडकास्ट करेंगे। तो जब वो ईशांत बताएगा कि कितनी भविष्यवाणियाँ कि इस सीरीज़ में क्या होगा, तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस होगा, तो ईशांत को लेके कई परफॉर्मेंस में मेरे मुंह से एडवांस प्रेडिक्शन निकलती थी। तो वो कहता था सर ये क्रिकेट आप क्या बोल रहे हो, अच्छा तो होगा लेकिन आप तो बिल्कुल ही। तो एक प्रेडिक्शन थी वेस्ट इंडीज़ टेस्ट मैच में, मैंने कहा ईशांत हो गई बस, विकेट मिलेंगे 10। अच्छा। तो ईशांत बोला सर 10 विकेट लेने में पसीना कहाँ से निकलता, मैं कैसे बताऊँ 10 विकेट और टेस्ट मैच में क्या बोल रहे हो आप। मैंने कहा भाई 10 मिलेंगे 10 मिलेंगे 10 मिलेंगे। तो हैदराबाद मेरे 6-7 लोगों की टीम थी, मैंने कहा योग साधना लगाओ, ईशांत को 10 विकेट मिलेंगे, ये सिग्नेचर मेडिटेशन करो। और ईशांत भी कर रहा था। मैंने कहा तो अपनी ये आधा घंटा जो सिग्नेचर मेडिटेशन लिखता है वो लिखे, और बाकी अपना क्रिकेट खेल, बाकी हम अपना दम लगाते हैं। चलो अब मुँह से निकला 10, तो हम तो जब तक मैच ख़त्म नहीं होता अपन तो 10 पे टिकेंगे। और भाई उस मैच में ईशांत को मिल गए, मैच खत्म हुआ, ईशांत को मिले विकेट 10। और उस टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले चमत्कार प्रभु का, ऊपर वाला अपने पास कुछ नहीं है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग आती है, ऊपर वाला बोलता है बोल दे, मैं बोल देता हूँ। अपना कोई चैलेंज नहीं कि मैं कोई बोले मेरे बारे में बोल के दिखाओ, क्यों बोल के दिखाऊँ भाई। सही बात है। वो मेरे इतने लाडले शिष्य बन चुके थे कि मेरी उनके बारे में जो मैं सोचता था, ऊपर वाला बोलता बोल,
तो मैं बोल देता था, या कोई मैं रिसर्च, मेरा मन कर जाए इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करने का इस आदमी के, तब मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा, मेरे मुंह से पहले निकला था कि मैन ऑफ द वनडे सीरीज में मैन ऑफ द मैच बने थे उस समय रोहित शर्मा, अच्छा, और बाद में हुई थी टेस्ट सीरीज। तो मैंने कहा वनडे सीरीज में रोहित शर्मा, टेस्ट सीरीज में ईशांत शर्मा। तो ईशांत बोला, सर आप ना मोटिवेट करते रहते हो, मतलब आपका काम अच्छा है, मोटिवेशन करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। मैंने कहा यार तू ऐसा मत बोला कर, तू अगर ठीक है सर। तो 10 विकेट मिले और फिर वो सीरीज खत्म हुई तो 3 मैच में 22 या 24 विकेट ईशांत के हैं और ईशांत बना मैन ऑफ द सीरीज। उस मैन ऑफ द सीरीज के बाद ईशांत शर्मा का इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू आया, उन्होंने मेरे बारे में, उस समय ईशांत शर्मा को सिग्नेचर योग मेडिटेशन के साथ साथ ये विजुअलाइजेशन वाली बात है कि हाउ टू विजुअलाइज अबाउट द विकेट बिफोर यू बॉल द बॉल, हाउ टू विजुअलाइज फॉर द विकेट, इस पे भी हमारी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी थी, काफ़ी अच्छी बातें हो चुकी थी। ईशांत इसको प्रैक्टिस में ला चुका था। ईशांत ने इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में बाकायदा ये बताया है कि रमेश सर हैं जो क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन विजुअलाइजेशन के बारे में उन्होंने जो मुझे सिखाया बहुत ही ज़बरदस्त है। और बोला कि मैं विकेट मिलने से पहले ही विकेट को अज्यूम करके बॉल डालने की मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, विच हैज़ हेल्प मी अलॉट। और मतलब 3 मैच में 22 विकेट, मतलब झोली भर गई, बिल्कुल, वो भी वेस्ट इंडीज़ की पिच पे। और फिर ईशांत ने आके मीडिया में स्टार क्रिकेट को बताया कि मैंने 20 नोटबुक भरे, फिर आज तक ने उसको क्लिप को दिखाया। तो ये जर्नी इतनी ज़बरदस्त रही। और फिर ईशांत के माध्यम से, ईशांत जब मैन ऑफ द सीरीज बन गया तो फिर हरभजन पाजी मेरे क्रश थे, मैं खुद मिलने चेन्नई पहुंच गया, वो चैंपियंस लीग चल रही थी। तो पाजी बोले, पाजी ने कहा, मैंने पाजी से कहा, पाजी ईशांत से कंफर्म कर सकते हो अबाउट मी? तो पाजी ने ईशांत से पूछा, तो ईशांत ने अपनी बात बताई, तो पाजी कनेक्ट हो गए। तो पाजी बोले, भाई मेरा क्या, मैं क्या आपको चैंपियंस लीग ट्रॉफी आपको मिलेगी? बोला यार अभी तो मेरी टीम में सचिन भी नहीं खेल रहा, जहीर खान भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं। मुंबई में थे तब वो, मुंबई पे थे शायद, मुंबई में। हाँ। मुंबई ने बोले तीनों तो इंजोर्ड हैं। मैंने कहा सर जो भी है ट्रॉफी आपको मिलेगी। और जो भी कुछ करना था, मेडिटेशन ये सब करके, तो पाजी ने मुझे वीआईपी पास दे दिया, जहाँ नॉर्मली बैठता वहाँ मुझे बैठा दिया। अच्छा, और उनको सबको पता लग गया, उनके मैनेजर वगैरह को, ये बंदा एस्ट्रोलॉजर, इसने हमारी जीत बोली हुई है फाइनल में। मैंने पाजी मिले थे मुझे क्वार्टर फाइनल मैच में, तो क्वार्टर फाइनल जीते, फिर सेमीफाइनल जीते, फिर फाइनल आ गया आरसीबी के अगेंस्ट। तो तब तक मेरी अच्छी इंट्रोडक्शन हो गई। तो क्या हुआ कि मुंबई इंडियंस 130 रन पे आउट हो गई। तो जितने भी उनके होते ना, वो शक की निगाहों से देख शक के बोले अब क्या होगा। मैंने कहा यार मुंबई जीते, बोले 130 रन बने। तो भाई मैं बोला, मैंने तो भाई प्रेडिक्शन है और मेरी विश है जीतेगी। तो भाई 3 ओवर में 30 रन और ठोक दी गेल और दिलशान ने। अच्छा। तब तो लोग मुझ पर बिल्कुल ही चढ़ बैठे, अरे क्या एस्ट्रोलॉजर है भाई तू। और भाई साहब मुझे ऐसा डर रहा मुझे मारेंगे स्टैंड के अंदर ही। देखो मतलब ना एकदम क्या है तेरा, मतलब एकदम। मैंने कहा भाई अभी तो मैच खत्म नहीं हुआ और मेरे पास और कोई कुछ तो मेरे पास था नहीं। तो मेरा सिग्नेचर योग मेडिटेशन गुड लक की मैंने नोटबुक निकाली, पेन से अपना गुड लक सिग्नेचर को बार बार लिखने लग गया। जैसे राम 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 सीताराम लिखते हैं ना, ऐसे गुड लक सिग्नेचर को मैं बार बार अपना लिखने लग गया कि भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अपना गुड लक सिग्नेचर लिखने लग गया। और मैंने गुड लक सिग्नेचर इधर दिखा, 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद खबर आई कि आरसीबी शायद 115 रन पे ही ऑल आउट हो गई। ओके, और फाइनल जीत गई। भाई मेरी जान बच गई। पहले तो वहाँ, और फिर पाजी तो बहुत ही खुश। फिर पाजी ने नीता अंबानी जी को की पार्टी में मुझे बुलाया, नीता जी ने बहुत ग्रेटिट्यूड दिया। और फिर एक बात, ईशांत के बाद फिर पाजी, जो पाजी बोले गुरुजी सेवा बताओ आपकी दक्षिणा। दोस्तों जो भी मैंने अमाउंट बोला, 1 रुपए की बार्गनिंग नहीं की पाजी ने, जितना मैंने बोला उतना ही मेरे अकाउंट में ट्रांसफर टक टक। और मतलब स्टोरी इतनी गजब। बताओ एक फौजी, सोचो मैं अगस्त 2010 में मैंने वीआरएस ली और अक्टूबर 2011 में मैं इस स्टेटस पे हूँ। मतलब तो ये सिग्नेचर योग मेडिटेशन जब मैं अपने नाम की करता हूँ, मैं अपने नाम की मैंने अपने नाम की जो भी व्यक्ति का सिग्नेचर गुड लक में है, वो अगर अपना सिग्नेचर बार बार लिखता है तो समझ लो उसके गुड लक का 4 चांद लग गए। जैसे आपके घर में बहुत अच्छा संगमरमर, आपने संगमरमर लगा दिया जी, बहुत ज़बरदस्त मार्बल लगा दिया, दुनिया का सबसे महंगा मार्बल लगा दिया, आपका घर बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, यस नो, बिल्कुल लगेगा। अगर उसमें 1 महीने 1 साल तक झाड़ू पोछा नहीं किया तो बिल्कुल बेकार लगेगा। ऐसे ही गुड लक सिग्नेचर आदमी की जिंदगी में काम करता है। लेकिन ये उसी मार्बल की तरह है, अगर मार्बल पे बार बार पोछा लगेगा तो वो चमकता रहेगा, ताजमहल की तरह लगेगा। और अगर पोछा नहीं लगा
तो क्या हालत है। इससे गुड लक सिग्नेचर जिनका है, अगर उनको लाइफ में हैप्पीनेस की अबेंडेंस चाहिए, ग्रोथ की अबेंडेंस चाहिए, तो गुड लक सिग्नेचर बार बार लिखना होता है। और इस लिखने को भगवान ने जो मेरी इस रेसिपी का नाम दिलवाया वो है सिग्नेचर योग मेडिटेशन। अच्छा। राइटिंग गुड लक सिग्नेचर नंबर ऑफ टाइम्स डेली फॉर 20-30 मिनट्स इज कॉल्ड सिग्नेचर योग मेडिटेशन। और जैसे कि शांत ने एक वीडियो में बताया कि मैंने 20 नोटबुक भरे, लोग बोलते हैं कि यार इसने 20 नोटबुक भरे इसको सिग्नेचर प्रैक्टिस करने में। मैंने कहा भाई सिग्नेचर प्रैक्टिस करने में तो उसके लिए 2 पेज ही काफ़ी है। सही बात है। लेकिन गुड लक सिग्नेचर लिखवाना, और कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल का हम क्या करते हैं, हम ईशांत का कोई 20 नोटबुक में एक तरह का सिग्नेचर नहीं था। हम हर 3-4 महीने बाद सिग्नेचर की डिजाइनिंग चेंज करते रहते हैं। कैसे? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, हर लेटर में एनर्जी होती है। तो हमने कहा कि भी 5000 इस लेटर से लिखो, 5000 इससे लिखो, 5000 ऐसे करके ईशांत के 20 नोटबुक ऐसे भरे थे। और मैं तो कहूँ 20 नहीं, फिर ईशांत ने 100। हाँ, उस दिन ईशांत ने एक ड्रीम लिखा था। मैंने कहा तेरा ड्रीम क्या है? तो ईशांत ने लिखा था आई वांट टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस एंड आई वांट टू टेक विकेट्स मोर देन कपिल देव। ओके। और वो लिए उन्होंने। ठीक है, तो ईशांत शर्मा जी 105 टेस्ट मैच खेल गए, विकेट तो उनके जहीर खान के इक्वल हैं, कपिल देव के रिकॉर्ड तक वो नहीं पहुंच पाए। बट 2 विश उन्होंने उस पर्दे के पेपर के पीछे लिखी थी। फर्स्ट डे जब हम मिले फरवरी 2011 में, और भगवान ने उसको आज 105 टेस्ट मैच खिलवाए। दैट इज आल्सो कहते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट 105 टेस्ट मैच कौन खेल के जाएगा ईशांत के बाद फास्ट बॉलर, वो आप देखते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो सर अभी आपने जितना कुछ बताया है सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में या सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो हमारे दिमाग में अलग अलग परसेप्शंस बन रही हैं। बिकॉज जैसे हमने बताया था कि आपसे मिलने से पहले हमने इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना था। तो अब इसको डीपली समझने के लिए हमें सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए अगर आप एक्सप्लेन करें, जैसे आपने अभी सिग्नेचर मेडिटेशन के बारे में बताया था, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो साइंस है या ये जो आपकी विजडम है, ये जो आपको एक ब्लेसिंग है, ये काम कैसे करती है? तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे सर। जब लोगों के काम होने लग गए, सबसे बड़ा तो क्योंकि 2011 में ईशांत के मेरे बीच में कई बातें हुई। मैं IPL मैन ऑफ द मैच की बातें हुई, मैन ऑफ द मैच की बातें हुई, मैन ऑफ द सीरीज़ की बातें हुई, कई बातें हुई और कई तरह की प्रेडिक्शन। तो जब ठीक निकलने लगी है प्रैक्टिस करके, तो मैंने कहा इसका ये मुझे भी है ना, मैं भी थोड़ा हतप्रद रह गया कि मेरी लाइफ में जो मैं मांग रहा हूँ सब हो रहा है कि यार ये हो क्यों रहा है, हो क्या, ये मतलब क्या है। इस सवाल पे जब कोई सवाल डालता था मैं कहता यार इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये तो अब भगवान कर रहा है, मैं कुछ नहीं पता था। फिर मैं लगातार मेडिटेशन में इसका आंसर मांगता रहा। एक दिन मुझे कहते हैं फ्लैशबैक में भगवान ने मुझे समझाया कि ये जो आपका काम हो रहा है, क्या होता है कि आप बताओ, कोई भी व्यक्ति जब अपना शरीर छोड़ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो डेथ कर गया, मतलब कि फलाना आदमी की डेथ हो गई, फलाना आदमी गुजर गया, फलाना आदमी मर गया, फलाना आदमी स्वर्ग सिधार गया। भला हम उस आदमी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमारे शरीर में जो जीवन है वो है आत्मा, है ना जी? बिल्कुल सही। तो भगवान ने कहा जो आत्मा है, और आप जितने भी संत गुरु बैठे हैं आज, जितने भी संत गुरु, मैं नाम नहीं लूँगा, जितने भी संत गुरु बैठे हैं उनको भी ये सेंटेंस से सीखने का मौका मिलेगा। दुनिया तुम तो सीख ही जाओ कि सबसे बड़ा, कहते हैं हर धर्म गुरु समझाता है कि सबसे बड़ा मंदिर आपका शरीर है, बिल्कुल, और सब उसमें बैठा है भगवान आपकी आत्मा है, ऐसा नो। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, आजा मेरे डेरे पे, आजा मेरे डेरे पे, आजा मेरे धाम में, आजा वहाँ, आजा वहाँ। अरे भैयो, जहाँ जाओ आनंद के लिए जाओ, घूमने फिरने के लिए जाओ, अपने आप को फ्रेश करने के लिए जाओ, मस्ती करने के लिए जाओ। अगर किसी ने किसी डेरे पे जाके साधना पूरी करनी है तो अपने डेरे की साधना करो। आपका शरीर मंदिर है, आपकी आत्मा भगवान है, और उस आत्मा का एक नाम है जो गुजर जाती है। तो जिस व्यक्ति ने उस नाम को सिग्नेचर में हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो अब एक चीज़ आप देख लेना, कॉमन फैक्टर बता रहा हूँ ऑडियंस के लिए, जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनमें कम से कम एक चीज़ कॉमन मिलेगी, 90% केस में उनका नाम इजीली रीडेबल है सिग्नेचर के अंदर। हाँ, मतलब जिसने अपनी इजीली रीडेबल का मतलब क्या है, आपने कोई भी पूजा की, उसको है ना, आप सही ढंग से रखते हो ना, तो आपने नाम के लेटर अगर आपने सही ढंग से रख दिए
इसका मतलब आपने अपनी आत्मा की पूजा कर दी। और उसी सही ढंग से लेटर, रखे हुए लेटर को अगर आपने रोजाना 20-30 मिनट लिख लिया तो बल्ले बल्ले। ओके। जब कहते ना कि जब सिग्नेचर हम लिखते हैं तो हम अपनी आत्मा की पूजा करते हैं। जैसे कहते हैं ना, राम राम लिखना, सीता राम लिखना, जय बजरंगबली लिखना, सब भगवान जिंदाबाद जिंदाबाद थे, जिंदाबाद। मैं भी जय बजरंगबली बोलता हूँ, मैं भी ओम साई राम बोलता हूँ, क्योंकि बचपन से एक माइंड पैटर्न बन चुका है जी। और हर धर्म की मैं इज्जत करता हूँ, हर जगह की। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जाओ आप आनंद के लिए जाओ, अपने आप को स्पिरिट हाई करने के लिए जाओ, एनर्जाइज करने के लिए जाओ। अरे भाई, अगर आपने कोई मनोकामना पूर्ति करवानी है तो ना ये धाम जाओ ना वो धाम जाओ, घर में बैठ के अपना नाम किसी गुरु के माध्यम से सीख के गुड लक सिग्नेचर बनाओ और उसको बार बार लिखो, तो हो जाएगा कल्याण। दूसरा एग्जाम्पल, मैं बैठा और मेरे सैकड़ों टेस्टिमोनियल यूट्यूब में है। तो ये तो हमने समझा कि वो कैसे काम करती है, क्या उसका वाइब्रेशन है जो हम अपने नाम के साथ कनेक्ट करते हैं अपने सिग्नेचर पे, और उसको हम लोग गुड लक पे कन्वर्ट करते हैं। ये तो मुझे कहीं ना कहीं एक आइडिया आ गया है। बट अभी भी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा जो मेरे माइंड में भी चल रहा है कि जनरली हम जो सिग्नेचर करते हैं या हम लोग बनाते हैं वो कैसे कैसे होने चाहिए। मतलब ऐसे कई ऐसे सिग्नेचर्स होंगे जिनको देख के आप समझ जाते होंगे सामने वाले पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, या कैसे क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी के सिग्नेचर को देख करके आप पहचान जाते हैं? सिग्नेचर पे तो अगर मेरी जहाँ तक बात करें, जब मैं जैसे ही देखता हूँ तो मुझे किसी भी व्यक्ति, चाहे वो IAS अफसर हो, चाहे वो PN हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, तो मुझे उसकी सारी चीज़ें भगवान दिखा देता है। तो और मैंने 2011 के एक इंटरव्यू में ये बोला था ईशांत शर्मा के बारे में। जब उसने पूछा कि आपका कौन स्टूडेंट है, तो मैंने कहा मेरा स्टूडेंट ईशांत शर्मा है, और आने वाले टाइम में उसको और लाइमलाइट मिलेगी। जो उस वक्त तो ईशांत शर्मा टीम इंडिया से बाहर थे, चोट वगैरह लगी हुई थी। और फिर ईशांत शर्मा 30 टेस्ट मैच के बाद 105 टेस्ट मैच खेलने वाले, मतलब आई थिंक सो कपिल देव के बाद दूसरे तेज गेंदबाज है। जहीर खान ने भी 90 टेस्ट मैच खेले हैं। ठीक है, तो सिग्नेचर जब जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे तो देखते ही रिफ्लेक्शन आ जाता है कि इसमें क्या है। दोस्तों, सिग्नेचर से हमने, अगर किसी हमारी माता बहन का सिग्नेचर जब हमारे पास आता है, मैडम का सिग्नेचर हमारे पास आता है, तो सिग्नेचर से अगर हम ऑलरेडी वो मदर है तो अगर सिग्नेचर जब मैं देखने लगता हूँ तो मुझे भगवान बताता है कि बोल दे तुम्हारा जो तुम्हारे बच्चे हुए थे वो सिजेरियन है या नॉन सिजेरियन। और दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ तो मैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 99% सही बोलता हूँ। अच्छा। और ये तो छोड़ो, मेंसेस पीरियड में जो माता बहनों को कष्ट होता है, आज सैकड़ों करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा है दवाइयों का, हेल्थ खराब हो रही है। इवन सिग्नेचर गुड लक अगर है तो आपको मासिक धर्म में भी ये मेडिकल रिलीफ का काम करता है। और कई माताओं बहनों को, जब हमें कई बार क्लाइंट आपको गुरु कब मानेगा? क्लाइंट आपको गुरु तब मानेगा जब आपको वो बात बताओ जो उसकी बहुत पर्सनल हो। जो कई बार पर्सनल पे बात आती है तो हमें इस तरह की बातें भी बतानी पड़ती है। और जब ये बताते हैं तो वो कहते हैं सर ये तो कमाल हो गया, ये कैसे दिखा? मैंने कहा है तो है। फिर हम सिग्नेचर उसका मॉडिफाई करते हैं 4 से 6 महीने में, कहता है मेरा रिलीफ हो गया। तो सिग्नेचर मेरे, जहाँ तक मेरे पास है, तो मैं तो भगवान का बना हुआ, कहते हैं भगवान ने ब्रह्मास्त्र बना दिया, तो ब्रह्मास्त्र बना हुआ है, ऊपर वाले का ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। तो मुझे तो सिग्नेचर आप किसी का भी दिखाओ, आपके स्टाफ में लाके दिखाओ, किसी का भी रैंडम, उसके बारे में 4 बात अभी सुन लो, कभी भी सुन लो। तो मेरा तो, और आप हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, मैं कहता हूँ आप दोनों अपना सिग्नेचर करके दे दो ना। अपना सिग्नेचर भी ऑनलाइन ले लो, कैमरे के सामने ले लो भाई। मैं और पब्लिक के बारे में जानना चाहते हो तो कुछ नोट पैड दो, मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें आपको। वही चीज़ हम जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे साइंस जो आपको दिखते हैं, जो लोग अपने अपने सिग्नेचर लेके भी बैठेंगे, तो क्या साइंस ऐसे हैं जो उनके सिग्नेचर में है और वो उन साइंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में? तो या फिर ये होना चाहिए कि सर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी मेजर चीज़ें जो आपने अपने एक्सपीरियंस पे देखी है और बार बार वो होती रही है, ऐसी ना ही हो किसी के सिग्नेचर पे, तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो मैं सबको बताऊंगा अपना सिग्नेचर। जब मैंने एक बात बोली, जितने भी बिग पर्सनैलिटी हैं उनका सिग्नेचर रीडेबल है। तो दोस्तों, अपने बच्चों पे अभी पकड़ लीजिए। जो आपका बच्चा 6ठी 7वीं में है, उसको आदत डालिए। बच्चों को आदत है वो मैडमों के सिग्नेचर देख के, टीचर के सिग्नेचर देख के, अपने पापा के सिग्नेचर देख के वो घुग्गी टाइप बना लेते हैं। तो टीचर, मैं सभी से निवेदन करूंगा, सिग्नेचर जितना रीडेबल होगा, लाइफ में आपको सक्सेस भले ही कम मिले, पैसा भले ही कम मिले, लेकिन ट्रेजेडी से मुक्त रहोगे।
पर इस पर सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे को ऐसा लगा कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हमने और भी लोगों के साथ काम, मतलब हमने पॉडकास्ट किए हैं काफ़ी सारे, जैसे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, तो उस पर मेरे को इतना समझ आ रहा है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, कि आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, हर किसी का अपना एक तरीका होता है लोगों को ठीक करने का। उसी तरीके से ये एस्ट्रोलॉजी या फिर जो ये ऑकल्ट साइंस भी है, ये भी अलग अलग तरीके के, हर कोई अपने तरीके से चीज़ों को करता है, ठीक है ना, जो मुझे अभी समझ आया है सारी चीज़ों पे निकल करके। अब इस पे मैं बस ये समझना चाहूँगा कि जो हमारे सिग्नेचर हैं वो हमारी लाइफ के कितने पार्ट को बता सकते हैं, या ऐसा है कि कुछ भी ऐसा कुछ छुपा ही नहीं है उस सिग्नेचर के अंदर, या वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम पहला सिग्नेचर करते हैं वहीं से ही, या फिर ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है कि हमने कोई सिग्नेचर भी नहीं किया तब भी वहाँ से ही ऐसे कुछ ना कुछ बनता हुआ आ रहा है स्टार्टिंग से ही। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे एस्ट्रोलॉजी है हमारी कुंडली से स्टार्ट हो जाती है, न्यूमरोलॉजी है हमारे बर्थ चार्ट से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम सिग्नेचर को समझना चाहें कि कौन से लेवल के बंदों को देखना स्टार्ट कर देना चाहिए कि यहाँ से आपकी लाइफ अब टर्निंग पॉइंट ले सकती है? बहुत ही जीनियस सवाल किया आपने भाई, $1 मिलियन क्वेश्चन बोलते इसको। सिग्नेचर में जो मेरी अभी ऑलमोस्ट आज 15 साल से ज़्यादा की जो प्रैक्टिस हुई है, उसके प्रैक्टिकल तजुर्बे के तौर पे मैं कह सकता हूँ, जब व्यक्ति पहला सिग्नेचर जब भी जिस व्यक्ति ने बनाया, ठीक है, पहला सिग्नेचर उसका 12 साल में बने, 15 साल में बने, पेपर में 20 साल में बने, जब व्यक्ति का पहला सिग्नेचर बन गया, उससे उस सिग्नेचर के ग्राफिक का असर उसकी ज़िंदगी में 1 साल पहले ही आ जाता है। ओके। भले उसने सिग्नेचर नहीं किया हो। ऐसा मैं उन तथ्यों के आधार पे कहता हूँ, जब मेरे पास फैमिली काउंसलिंग आती है तो वो बच्चे जब लेके आते हैं, अपने बच्चों को भी ले आते हैं साथ में कि भाई बच्चे घर पे नहीं छोड़ सकते, हम जा रहे हैं तो ले आते हैं। तो बच्चों की उम्र मान लो आज 12 साल है, 10-12 साल है, तो मैं अक्सर बोलता हूँ बेटा सिग्नेचर कर। तो माता पिता का एक रैंडम रिप्लाई होता है, इसने तो आज तक कहीं सिग्नेचर किए ही नहीं है। मैंने कहा नहीं किए ना, पेपर पेन दो। जब बच्चे ने पेपर पेन दिया गया तो भाई साहब देखने में वो सिग्नेचर, तो अब जो उसको देखेगा उसमें बच्चा ने जितनी वो ग्राफिक बच्चे ने जो बनाई, तो माँ बाप भी दंग रह गए, अरे यार ये सिग्नेचर। और फिर मैंने उस सिग्नेचर से उस बच्चे की हैबिट बताई, बच्चा होमवर्क कैसे करता है, बच्चा खाना कैसे खाता है, बच्चा सोता कैसे है, बच्चे की टेबल कैसे अरेंज रहती है, बच्चे का नेचर क्या है, बच्चा स्टबन है, बच्चा इंट्रोवर्ट है, बच्चा कॉन्फिडेंट है। तो माँ बाप ने कहा बच्चा तो ऐसा कैसा है, इसका मतलब सिग्नेचर का जो असर है वो स्टार्ट हो चुका है। वो जिस दिन आप सिग्नेचर कर, जैसे मैंने मेरा सिग्नेचर जिंदगी में मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है तो वो किया था 8th क्लास में। अच्छा, मेरा पहला सिग्नेचर, ठीक है। तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की बड़ी नाम होता है। तो 8th क्लास में मेरे बोर्ड का एग्जाम में मेरे को याद आ रहा है मैंने पहला सिग्नेचर किया था 85 में। तो मैं 7th क्लास में स्कूल में 4th आया था। अच्छा, तो 4th वाले की कोई चर्चा नहीं होती, बिल्कुल सही। तो उस वक्त तो मुझे पता नहीं था। और 8th में जब मैंने साइन कर दिया था, उसमें भी जिस सब्जेक्ट में मैं सबसे टॉप था क्लास में, मैथमेटिक्स में 85, मेरे क्लासमेट जरूर इसको करेंगे, उसमें मेरे सबसे कम नंबर आए थे। अच्छा, और मैं स्कूल में टॉपर बनने के लिए टारगेट था, और मैं फिर स्कूल में 3rd आ गया। सिग्नेचर का इम्पैक्ट तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरा पहला सिग्नेचर का एक वीडियो यूट्यूब में 18 साल मेरा सिग्नेचर था, इसका नाम था टफ लक, रफ लक, बैड लक एंड फेलियर। ओके। उसमें सब भरा पड़ा था। उसमें एजुकेशन फेलियर भरा पड़ा था, उसमें फाइनेंशियल फेलियर भरा पड़ा था, उसमें रोड एक्सीडेंट फेलियर भरा पड़ा था, उसमें रिलेशनशिप फेलियर भरा पड़ा था, उसमें आप जो मर्जी बोलिए, आप मतलब जी मेरा पायलट नहीं बनना हो, जी इंडिया हॉकी नहीं खेलना हो, जी मेरा एयरफोर्स में अफसर नहीं बनना हो, जी मेरा प्रॉपर्टी में मेरा अकाउंट मतलब कहते ना ऐसे ही वेस्ट हो जाना हो, मेरा पहली शादी का तलाक हो जाना हो, ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्टाइन थी मेरे सिग्नेचर में कि तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, यू विल बी जस्ट ड्रेन्ड आउट। ओके। और ये मेरे सिग्नेचर में इतना कुछ टफ लक होने के बाद भी एक योग था कि आपकी जेब में पैसे हमेशा रहेंगे। अच्छा। तो मेरे को याद है पहले मैं हेडमास्टर का बेटा था, तो मेरी मम्मी मुझे किसी न किसी बहाने से पैसे देती रहती थी, पॉकेट मनी, पापा से छुपा छुपा के, और मैं भागते भागते एयरफोर्स की नौकरी लग गया। तो मुझे सैलरी, मुझे मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन मैंने ऐसे टेस्ट दिया, सेलेक्ट हो गया। तो फिर मैंने कभी पापा को घर अपनी सैलरी तो भेजी नहीं, मैं तो सैलरी अपने ऊपर ही इस्तेमाल करता था। तो मैं हमेशा अमीर, पैसों में हमेशा वक्त से सिग्नेचर मुझे अमीर रखा, लेकिन पैसे आए, लेकिन जब उनको यूटिलाइज करने का उनका आउटपुट का नंबर आया तो मुझे हमेशा मिला
बस जीरो। 0 0 एंड 0। और वो सिग्नेचर जब मेरा बदला 2007-8 में मेरा सिग्नेचर बदला, और 2007-8 के बाद कर्म तो छोड़ो, जो मैंने सोच लिया कि ये होना चाहिए वही हो गया। मैंने क्रिकेटरों का गुरु बनने का सोचा तो मैं तो किसी के बेल नहीं बजाई, मैं तो आलोक अग्रवाल से मिलने गया था, मेरे मेंटर से, और वहां से मेरा क्रिकेट कनेक्शन हो गया। मैं हरभजन पाजी से मिलने गया था, वो मेरा एफर्ट था, वहां मुझे नीता अंबानी से कनेक्शन करवा दिया पाजी ने। मतलब एक के साथ एक फायदा। और आज मेरे पास क्लाइंट आते हैं, जो स्टूडेंट मेरे पास अपना सिग्नेचर चेक कराते हैं, जब उनकी लाइफ टफ लग रफ लग में होती है, मैं उनसे फीस मांगने की हिम्मत भी नहीं होती। किससे, मुझे पता लग जाता किससे क्या मांगू, ये तो कर्जे में बैठा है, तो मेरे से फीस मांगी तक नहीं जाती। और मतलब इट इज़ मतलब क्योंकि मैं उस लाइफ से जिया हूँ ना। सही बात है। और मान लो जरा सोचो कि मेरे सिग्नेचर जो रफ लक का सिग्नेचर था 18 साल, जरा सोचो उसमें फाइनेंशियल योग भी 0 होता तो मैं कहाँ होता। बिल्कुल। मैं तो भाई मैं तो खत्म। मैं तो ट्रेन के नीचे जाके क्योंकि फेलियर कितना सहेगा आदमी, 2 साल 4 साल 6 साल पर जेब भी खाली है। सही बात है। मेरे पास एडवांटेज है तक मेरे सिग्नेचर में रफ लक होने के बावजूद पैसे का योग अच्छा था, तो पैसा हमेशा मेरे पास बना रहा। और गुड लक की बात बताऊं, प्रभु कृपा से जिसको भी सिग्नेचर मेरे हाथ से डिजाइन हुआ है या अप्रूव हुआ है कि तुम्हारा सिग्नेचर गुड लक है, तो दोस्तों 17 साल में सभी के सभी को लोगों को रोड एक्सीडेंट सेफ्टी है। अच्छा। किसी का फ्रैक्चर तक नहीं हुआ, कोरोना में कोई डेथ नहीं हुई। और इस पॉइंट को लेके मैं चाहता हूं, मैं कभी कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर पे रहती ड्यूटी करती है उनको मैं गुड लक सिग्नेचर की क्लास दूं, ताकि वहां कैजुअलिटी ना हो। ये मेरी इच्छा है। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं रक्षा मंत्री, जनरल, ब्रिगेडियर को कहना चाहता हूं कि मुझे चांस दिया जाए कि मैं ब्रिगेडियर, किसी ब्रिगेड जो कि बॉर्डर पे रहते हैं उनको गुड लक सिग्नेचर दूं, क्योंकि मेरे गुड लक सिग्नेचर दिए हुए सिविलियन शिष्य, मैं 2 लोगों की मतलब जो हजारों शिष्यों में 2 या 4 लोग हैं जो 60 साल के बाद एक्सपायर हुए, अदरवाइज मेरे हर शिष्य 70 साल की उम्र में एंटर कर रहा है। ओके। तो सर देखिए, क्यूरियोसिटी तो स्टार्टिंग से ही बनी हुई थी हमारी, और आपकी बातों ने तो ये और ऐसा क्रिएट कर दिया है माइंड में कि अब तो मैं ऐसे मतलब ऐसा हो गया कि जानना है सर कि अब गुड लक वाला जो सिग्नेचर है वो कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, अगर हमारी जो ऑडियंस है वो भी रिलेट कर पाए इस चीज़ को। कहीं हम उसको, या फिर मैं एडिटर से बोलूँगा वो आप उसको कुछ फोटोज दे सकते हैं, वो आप दे देना, या फिर अगर हम लाइव अभी बता अभी लाइव ले लो भाई, इससे अच्छा तो सर कुछ हो ही नहीं कुछ हो ही नहीं लाइव। सकता। तो लाइव में देखते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप भी अपने अपने जो भी सिग्नेचर्स हैं वो प्लीज़ अपने अपने आप बना लीजिए, और सर जैसे जैसे बताएंगे मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सर पैसे वाला ज़रूर बताना है स्टार्टिंग में। तो दोस्तों गुड लक सिग्नेचर में सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जो भी नाम है, चलो हम आज एक रैंडम नाम लेते हैं, 2 नाम के एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। ठीक है। एक हम नाम लेते हैं महेश शर्मा। अच्छा। ठीक है। अगर महेश शर्मा का गुड लक सिग्नेचर आप मुझसे पूछेंगे तो महेश शर्मा व्यक्ति ने ये नाम लिख दिया गुड लक सिंह में। गुड लक सिग्नेचर में सबसे पहले बोलता हूँ जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो ये सिग्नेचर में जो सिंपलिसिटी दिख रही है, इस सिग्नेचर में आप नोट कर लेना, ये व्यक्ति जीवन भर एक्सीडेंटल सेफ्टी इसको रहेगी। आज रोड पे दुर्घटना में जान जा रही है और इसके हाथ पांव में न्यूट्रोटे, मान लो चपड़ासी के चपड़ासी मान लो रिटायर हो गया, तो ये तो कहेगा गुरुजी मुझे पैसा नहीं मिला। अरे भाई तू हाथ पांव में टूटे कोई छोटी बात है क्या? ना कभी जहाज में क्रैश में फंसेगा, ना सुनामी में फंसेगा, ना दंगा फसाद में, और कोई इसको गोली भी कभी लग गई तो भी बच जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो सिग्नेचर में गुड लक का मतलब, लाइफ सेफ्टी का मतलब है सिग्नेचर साफ होना चाहिए, और सिग्नेचर आप लिखने के बाद सिग्नेचर में अंडरलाइन ना लगाएं। आज दुनिया भर के न्यूमरोलॉजिस्ट जिनकी अच्छी खासी नॉलेज है न्यूमरोलॉजी के बारे में, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है, लेकिन वो अपने चांद में दाग खुद लगवा रहे हैं सिग्नेचर का गुणगान करके। दुनिया भर के न्यूमरोलॉजिस्ट ने, दुनिया भर के वास्तु एक्सपर्ट ने, जो यूट्यूब पे नामी गिरामी वास्तु एक्सपर्ट, मैं सभी को बोलता हूँ आपके माध्यम से, और दुनिया भर के अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजर ने सिग्नेचर को क्या समझ लिया, जैसे खाने के बाद वो सौंफ खाते ना, ये तो चलते चलते तो हम भी बता सकते हैं। बिल्कुल। तुझे भगवान ने न्यूमरोलॉजिस्ट बनाया मेरे भाई मेरी बहन, उसी पे काम कर, और आपको भगवान ने वास्तु बनाया, उसी पे काम कर, और ढूंढ एक्सपर्ट सिग्नेचर कौन है, उसको बोल सिग्नेचर के लिए भाई फलां एक्सपर्ट से काम करो। सही बात है।
तुम प्लम्बर का काम बिजली वाले से करवा रहे हो, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, उल्टा सीधा ही होगा। तो ये सिग्नेचर की जो दुनिया है, जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट जिनको बहुत तगड़ा ज्ञान है वो भी फंस गए ट्रैप में, क्योंकि वो जो सिग्नेचर बताते हैं वो सारे एक ही बात बताते हैं, सबका एक ही बात बताता है, सिग्नेचर को टेढ़ा बनाओ, बना लिया टेढ़ा, साइड बनाओ, और फिर नीचे अंडरलाइन लगाओ, लगा ली। अब इसी महेश कुमार ने मान लो सिग्नेचर ये बना दिया, महेश शर्मा बना दिया जी, और सारे के सारे वास्तु एक्सपर्ट और सिग्नेचर एक्सपर्ट जो भी है इंडिया में, जो सो कॉल्ड सिग्नेचर एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं, और जितने भी न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट है, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट है, वो सब के सब सिग्नेचर क्या सिखा रहे हैं, अपना नाम टेढ़ा लिखो, फिर उसमें सपोर्ट के लिए अंडरलाइन लगा दो। यही होता है सर। यही सुना है हमने भी। और भाइयों मैं दावे से कहता हूं, और जिसको वास्तु की या न्यूमरोलॉजी की सपोर्ट नहीं है उसकी लाइफ में, और उसने अपना नाम टेढ़ा लिख के अंडरलाइन लगा दी, उस आदमी से तुम 40 साल में मिल लेना। वो 40 साल से पहले कई बार अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो उसका ऑफिस बदल चुका होगा, अगर वो शेयर मार्केट में है तो करोड़ों के कर्जे में बैठा होगा, और पॉलिटिक्स में है तो सीएम बन जाएगा तो भी अगली बार एमएलए बनने के चांस नहीं है। अच्छा, तो अगर आपका सिग्नेचर टेढ़ा है और उसमें अंडरलाइन है, तो मैं कहता हूं अंडरलाइन पहले लगाओ, फिर सिग्नेचर करो, फिर सिग्नेचर बनाओ, तो ये करती है आपके सपोर्ट का काम। ओके। और अंडरलाइन बाद में। न्यूमरोलॉजिस्ट भाइयों, आप अच्छा पैसा करोड़, आप 1-1 करोड़ जीएसटी भर रहे हो तो सोचो आपका कितना बड़ा काम है। सही बात है। और आपने अगर 20-20 साल होते हुए न्यूमरोलॉजी के आपने हजारों 25,000 30,000 लोग पढ़ा दिए, किसी ने लाखों शिष्य बना दिए, तो आपकी मार्केट में आपका गुणगान करने वाले अगर 100 अरबपति नहीं है तो भैया कहाँ है? क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उनका सिग्नेचर बनाया और उसमें क्या किया, अंडरलाइन बाद में लगवा दी, और वो भी टेढ़ा बनवा के अंडरलाइन बाद में लगवा दी। और आज जो कुछ लोगों का जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका इंडिया में अच्छा खासा नाम है, टफलक सिग्नेचर, मैं इसको टफलक सिग्नेचर बोलता हूँ। टफलक सिग्नेचर के बावजूद वो इसलिए है, किस लिए है? क्योंकि वो उनको जिस चीज़ की नॉलेज है उस चीज़ से उन्होंने अपना पूरा प्रोटेक्शन कर रखा है। तो टफलक सिग्नेचर फिर भी उनकी ज़िंदगी में ना, जैसे जूते में कंकड़ होता है ना, वो मोदी की जी के जूते में चला जाए, अमिताभ बच्चन के जूते में चला जाए, शाहरुख खान के में चला जाए, या मेरे जूते में चला जाए, वो ये नहीं सोचेगा मैं किसके जूते में हूँ, वो कंकड़ तो चुभेगा। सही बात है। तो सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस एक ही बात कहूंगा दोस्तों, अपने बच्चों को प्लेन सिग्नेचर कराओ। अगर किसी के सिग्नेचर में अंडरलाइन है, वो नहीं हटा सकता बैंक लोन, कोई बात नहीं, आज के बाद पहले करो, बाद में पहले अंडरलाइन करो, बाद में सिग्नेचर करो। फाइनेंस में अगर किसी ने अपने सिग्नेचर में अपना नाम लिख के अगर ऐसे पेन घुमा दिया, ओके। तो ये व्यक्ति किसी एक फन के माहिर होते हैं। ये तबला बजाएंगे तो तबले में वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे, अच्छा। लेकिन इन्होंने अगर मल्टीपल चीज़ें की तो किसी काम के नहीं रहेंगे। ये व्यक्ति, ये सिग्नेचर इस व्यक्ति को हठ धर्मी बनाता है, जिद्दी बनाता है, और रिसर्चर भी बनाता है। क्योंकि रिसर्चर साइंटिस्ट वो लोग बनते हैं जो जिद्दी होते हैं, एक काम के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये माइंड को लॉक कर देता है। अगर आपने पेन घुमाया, लेकिन ये माइंड लॉक हुआ बन जाएगा, लेकिन हमेशा पैसों की इनकमिंग आती रहेगी। अच्छा। पैसों की इनकमिंग इस आइलैंड में छुपी है। जिसके सिग्नेचर में किसी भी तरीके से आगे पीछे आइलैंड आ गया, पैसा उसके पास आएगा ही आएगा। ओके। और मेरी किस्मत इस मामले में अच्छी थी, मेरा नाम आर से शुरू होता था और मेरा आर ऐसे बनता था, तो ये मेरा आइलैंड बन गया। ओके। ओके, तो इसलिए आपके पास पैसों की इनकमिंग रही। इसके बाद मेरे इसके पहले माने दिए, और फिर भाई चलते चलते नौकरी मिल गई। और जब मेरा जो डिफेम सिग्नेचर है, वो बता दूं दोस्तों, उसकी स्टार्टिंग ये थी, आर ये था। अच्छा। तो जब आपका फर्स्ट लेटर क्लियर नहीं है तो आपको फेम, किसी भी पद पे हो आप डिफेम हो जाओगे। ओके। और इसमें मनी लूप भी छोटा हो गया, खर्चा बड़ा हो गया। अब इसमें क्या है सर, मैं देख रहा हूँ कि आपने जो दोनों तीनों बनाए, इसमें आपने फर्स्ट जो लेटर है वो हमेशा आपने बड़ा क्यों रखा है? फर्स्ट लेटर सिग्नेचर में हमेशा ही बड़ा रखो। अच्छा। कहते हैं ना कि फर्स्ट लेटर हम पहले नाम से जाने जाते हैं। अभी आप देखो, मेरा नाम रमेश कुमार यादव है, तो एयरफोर्स में हमेशा मुझे आर के यादव के नाम से बुलाया गया, आर। आपका नाम ये महेश शर्मा है, तो फर्स्ट लेटर, जब फर्स्ट लेटर हमारी आत्मा की ऑक्सीजन है, ओके। तो जितना बड़ा फर्स्ट लेटर उतना बड़ा आपका रुतबा।
ठीक है। अगर फर्स्ट लेटर किसी का बहुत जबरदस्त है, वो चपड़ासी की भी नौकरी करता है, आईएएस के ऑफिस में जाता है, भाई साहब कभी ना कभी महीने में एक बार आईएएस भी उसके साथ कहेगा आओ यार मेरे साथ चाय पियो। रुतबा। वो रुतबा, आपका पद नहीं बढ़ा लेकिन आपकी आत्मा का रुतबा बढ़ा तो उसको सम्मान मिलेगा। आपका घर में, समाज में, कहते ना लोग आजकल मेरी बात नहीं मानते, लोग आजकल मेरी बात नहीं सुनते, ठीक है। तो बात सुनने सुनाने में क्या है कि आजकल अधिकतर मैं सिग्नेचर देखता हूँ, और जो आजकल हमारा नामकरण का रिवाज चला हुआ है वो इतना अनर्थ हो रहा है हमारे हिंदू धर्म में, तो कि नाम में इतना फैशन चल गया कि मैं बच्चे का नाम वो रखूँगा या वो रखूँगी जो दुनिया में नहीं है। अबे नाम में बहुत एनर्जी है। महेंद्र सिंह धोनी बने माही तो सक्सेस की आगी तबाही। अच्छा। रमेश बना राही तो दुनिया में होगी वाहवाही। तो नाम और निकनेम तो बहुत ही समझदारी से रखने चाहिए। अच्छा। और नाम और निकनेम के बारे में आज तक किसी पंडित और किसी एस्ट्रोलॉजर ने किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं बोला होगा, ना आपने सुना होगा। 10 साल से आप भी काम कर रहे हो, आज मैं बोल देता हूँ, जो आपका नाम है निकनेम अगर उसी लेटर पे है तो जिंदगी में है बल्ले बल्ले, और नाम है अलग और निकनेम अलग तो जिंदगी है थल्ले थल्ले। अच्छा। 2 बड़े एग्जाम्पल दे दूं। बिल्कुल। पहला लो महेंद्र सिंह धोनी, जिसको बुलाया माही, महेंद्र माही, आगे सक्सेस की तबाही। और एक है विराट कोहली द किंग, क्या द किंग। द किंग, उसको बुलाया टीम ने चीकू। चीकू। तो आज ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हालत होगी चीकू जैसी। ना आईपीएल ट्रॉफी हाथ में आई, ना वर्ल्ड कप हाथ में आया, और धोनी के सामने या सचिन के सामने विराट कोहली का ग्लैमर, विराट कोहली की क्रिकेटिंग रिकॉर्ड उनसे पावरफुल होते हुए भी वो ग्लैमर टीम में या मीडिया में वो रेस्पेक्ट ग्लैमर नहीं मिला, क्योंकि टीम ने बुलाया चीकू। टीम इसको बुला लेती विकू या विकी, तो भाई साहब मैं कहता हूँ 3-4 आईपीएल ट्रॉफी या वर्ल्ड कप, और ये जो आज ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जो हालत हो रही है, ये वो चीकू नाम इनके पीछे पड़ा है। ओके। ओके। आप भी अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में रिलेट करना, जिनका नाम दूसरे अक्षर से बुलाया जाता है, उनसे कभी अकेले में कॉफ़ी चाय बुला के पूछना, भाई तेरी हालत क्या है। आपको अरबपति दिखता होगा लेकिन अपनी कहानी बताएगा। जैसे मैंने कहा ना जूते में कंकड़, ये जूते में कंकड़ हो जाता है दूसरा नाम अगर राशि अलग है तो। वो बताएगा कि मैं तो सब कुछ क्रेडिट कार्ड से खरीदता हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ बताएगा आपको। और दूसरा है, जब सिग्नेचर में अपन एंड करते हैं तो दोस्तों, जब अगर एंड कर दिया तो एंड हमेशा इधर ही करो, पेन को कभी इधर मत लाओ। ओके, ऐसे करते राइजिंग उसमें। हाँ, जो व्यक्ति पेन को ऐसे ले आता है, जिस व्यक्ति ने पेन को ऐसे कर दिया घुमा के, वो व्यक्ति दुनिया में जिद्दी बनेगा, और जितने भी फैसले जिद के लेगा, कहता है कि वो व्यक्ति अपना नुकसान खुद ही करता रहेगा, वो गलत फैसला लेगा, और जो कुछ कमाएगा डुबोता रहेगा। उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उसको अपना दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो जैसे लास्ट में वाई होता है, लोग यूं करके पीछे कर देते हैं, उस टाइप में। वाई का पीछे किया तो ये इतना तो ये तो फिर भी चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ वाई को यूं करके कोई व्यक्ति यूं ले आए। हाँ, हाँ। कई लोग हैं, कई लोग आपने देखा होगा यूं नाम लिख के यूं लाएंगे फिर यूं करते हैं। 2 डॉट क्या करता है, आदमी को नेगोशिएबल बनाता है, आदमी के ऑरा को बढ़ाता है, आदमी को कई तरीके के फायदे उठाता है। कहीं भी सिग्नेचर में कहीं हाँ, भी कहीं भी अगर 2 डॉट सिग्नेचर में, अगर आपका सिग्नेचर सरनेम है, सरनेम के नीचे होना चाहिए। अच्छा। नेम और सरनेम, और आपका सिग्नेचर में नेम और सरनेम है तो कोशिश करो दोनों चीज़ आपके सिग्नेचर में आप लिखें पूरा। पूरा। ओके। और 2 डॉट का मामला है, आप पहले अंडरलाइन लगाएं और 2 डॉट है सरनेम के नीचे लिखें। ओके। ओके, तो इससे क्या होगा सर? इससे देखो आपकी नेम, प्रसिद्धि और सब कुछ बनेगा। बहुत फायदे की चीज़ है। आपका माइंड ठीक रहेगा, बीपी ठीक रहेगा, नेगोशिएबल रहेगा, आपको ह्यूमिरस बनाएगा। सब कुछ करते करते इसलिए हम सिग्नेचर योग मेडिटेशन में 2 डॉट लिखवाते हैं, और फिर उसको 4 महीना लिखवाते हैं, 4 महीना नहीं लिखवाते। अच्छा। क्योंकि इसमें एक इशू है, क्या? लिखने से ये आदमी को लीगल केस की तरफ कनेक्ट कर देता है। अगर 2 डॉट आपके परमानेंट हैं सरनेम के नीचे, तो कोई ना कोई लीगल केस बिना बात आपके गले में आके गिर सकता है। अच्छा। तो इसलिए गुड लक सिग्नेचर बनाना एक बात है। इसलिए गुड लक सिग्नेचर का सिग्नेचर योग मेडिटेशन कब कब कैसे कैसे लिखना है, जैसे सर्दी में अपने कपड़े बदलते हैं, ठीक है, और जैसे हम मौसम के अनुसार अपना पंखा और एसी का स्पीड बदलते हैं, वैसे ही अगर किसी के पास सिग्नेचर योग मेडिटेशन गुरु है जो बता सकता है, सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेटा आप 3 महीना ये लिखो, 3 महीना ये लिखो, तो ज़िंदगी हमेशा सतरंगी रहेगी, मौज रहेगी। मैं चाहता हूँ जैसे बाबा रामदेव ने
योग शिविर लगाए, आने वाले टाइम में सिग्नेचर योग मेडिटेशन शिविर भगवान लगवाए, और मैं लोगों को ये कहते ना कि नो कॉस्ट, जो चाहे जो मर्जी डाल दो, एक है ना दान पात्र डोनेशन जो मर्जी डाल दो, और ये ज्ञान जिसमें लाइफ सेफ्टी है, जिसमें गुड लक है, जिसमें कहते ना आदमी को एक बताओ, आदमी जो कर्म करेगा और उसको कर्म के अनुसार भी रिजल्ट मिलता रहेगा तो आदमी नेगेटिव नहीं होगा। बिल्कुल। आज आदमी नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको कर्मों के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा है ज़्यादा, और वो जब एक बार नेगेटिव हो जाता है फिर वो देश के बारे में नेगेटिव सोचेगा, फिर पड़ोसी के बारे में। तो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए कोई मेडिटेशन नहीं कर सकती। नेगेटिविटी खत्म करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है सिग्नेचर योग मेडिटेशन। और सिग्नेचर योग मेडिटेशन में एक रैंडम चीज़ बताता हूँ दोस्तों। सिग्नेचर योग मेडिटेशन में रैंडम चीज़ है, आप अपना नाम कैपिटल लेटर में रोजाना 50 बार लिख लो, 500 दिन। अच्छा। और अपने परिवार से रोजाना हैबिट डलवा लो कि यार 15 बार बस एक पेज में सब लिखेंगे। अगर सारा परिवार कैपिटल सिग्नेचर योग डेली लिखता है तो मैं एक दावा कहता हूँ, उस परिवार के किसी भी व्यक्ति की कभी भी रोड एक्सीडेंट में ना डेथ होगी ना चोट लगेगी। इतनी बड़ी दवाई है। ओके। और उनका मान सम्मान जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस ऑफिस में, उनका मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। इसको बोलते हैं कैपिटल सिग्नेचर गुड लक योगा। ओके। तो दैट इज़ व्हाट सिग्नेचर इज के बारे में एक ही बात बोलूँगा समापन में, ये हमारी ज़िंदगी का, अगर हम वोल्वो बस है तो हमारा स्टीयरिंग है, अगर हम हवाई जहाज़ हैं तो भैया हमारी कंट्रोल स्टिक है। बिल्कुल। और अगर हम शरीर हैं तो ये हमारी आत्मा की ऑक्सीजन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो सर ने बोला है वो प्लीज़ आप लोग भी फॉलो करना, और फिर कमेंट करके बताना सर को कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं। सर पर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मैं तो चाहूँगा कि आपको दोबारा अगर आपके पास टाइम होगा तो एक बार फिर बैठेंगे साथ में, और फिर और समझने की कोशिश करेंगे, लोगों को और गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोग अपने सिग्नेचर के थ्रू अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल भाई तुम्हारे पॉडकास्ट में दोबारा तभी आऊँगा कोई जब शिष्य मेरा हेलीकॉप्टर दे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आए, और जल्दी से जल्दी आप फिर दोबारा हमारे पास आएँ, हमारे पॉडकास्ट पे आकर के आप लोगों को इसी तरीके से नॉलेज दें, और जो गलत मिथ चल रहा है मार्केट में उसको भी क्लियर करें सबके माइंड से। पर सर थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और काफ़ी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर की। काफ़ी मज़ा आया सर, और नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही आएगा सर जब हम नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे एज अ गेस्ट। बिल्कुल, क्योंकि इस टॉपिक पे तो हमें लग रहा है कि बात करने के लिए 1 घंटे 2 घंटे के, अगर हम 10 घंटे भी बैठे बात करते रहेंगे वो कम ही है। बहुत कम है, बहुत कम है। और आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बिल्कुल ही कम है वो 1-2 घंटे भी। भाई मेरे इस पॉडकास्ट से किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं था। मैंने कुछ लाइनें जो एड्रेस की मार्केट के प्रोफेशंस के बारे में, वो सिर्फ ये था कि हम लेट अस हेल्प द सोसाइटी, और आपने आपकी अपनी ताकत पहचानो। भाई वीरेंद्र सहवाग ने बैटिंग करके रिकॉर्ड बनाया, उसने पेस बॉलिंग नहीं सीखी ना। वीरेंद्र सहवाग है भाई। आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हो, बिकम सुपर एक्सपर्ट ऑफ दैट, बस हो गया काम। बिल्कुल। आप 5 चीज़ें क्यों लोगों को समझा रहे हो, क्यों सीख रहे हो 5 चीज़ें? बिल्कुल। जी। So, sir, Thank you, sir. थैंक यू सो मच इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। ओम साई राम। जय माता दी। जय जय गुरुदेव। माता दी। जय माता दी।